नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम वीसीसी की ओर से। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस की मीनिंग से। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज और फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम चीज़ों को लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। For example, movement. All the living beings show some type of movement, whether fast or slow. ऐसे ही एक फैक्टर है मूवमेंट, जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो फास्ट हो या स्लो हो। हम ह्यूमंस में ये मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है, तो ये हम नोटिस कर सकते हैं। पर जो प्लांट रहते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मूवमेंट शो करते हैं। ये मूवमेंट उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकता है, जैसे मिनरल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ये मूवमेंट का एक पार्ट होता है। ये बहुत ही स्लो होता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट शो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, दे रिक्वायर सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर हम इस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, तो नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं हो सकती। अगर उनको हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हमें कहीं ना कहीं उसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब वो खुद से मूव नहीं हो सकते। जैसे अगर आपको एक टेबल मूव करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपने आप मूव नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। The basic functions performed by all living organisms to sustain their life on earth is called life processes. तो कुछ फंक्शंस और एक्टिविटीज़ होती हैं जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, जिससे उसकी सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ बनी रहे, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को या फिर फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are nutrition, respiration, transportation, control and coordination, excretion, growth and reproduction। तो ये जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इन सभी में हम ये जो जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गया। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक लाइफ प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें फूड के बारे में पता होना चाहिए। फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको क्या देता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, मतलब न्यूट्रिएंट देता है। फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन। तो ये फूड कहाँ से आता है, या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, मतलब या तो प्लांट प्रोडक्ट होगा या एनिमल्स प्रोडक्ट होगा। एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। However, a wider definition of food includes salt, minerals and water, which are essential for body growth and development. इसके अलावा कई ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो फूड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। वो हैं आपके सॉल्ट, मिनरल्स और वाटर। अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम सराउंडिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट लाइक टिश्यू और ब्लड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है, और वो क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब उसको एनर्जी देते हैं। और ये क्या काम करते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट लाइक टिश्यू और ब्लड। तो ये और क्या काम करता है, जो आपके पुराने सेल्स या टिश्यू होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी जगह नए सेल्स टेक ओवर कर लेते हैं। तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, आपके न्यूट्रिएंट से आती है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। और न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट आप लेते हो और आपकी बॉडी इनका यूटिलाइजेशन करती है अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग बॉडी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है कि किस मेथड से आप अपना फूड ऑब्टेन करते हो या प्रोक्योर करते हो।
डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा नहीं होता है कि सभी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, वो डिफरेंटली फॉलो कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो आइए अब जान लेते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ अवेलेबल होते हैं, सराउंडिंग में। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द ग्रीन प्लांट हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो उनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। The organisms which obtain their food from inorganic substances like carbon dioxide and water are called autotrophs। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेते हैं और बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। All the autotrophs contain green pigment called chlorophyll which traps sunlight to combine carbon dioxide and water to make food by the process of photosynthesis। तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर और कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड बनाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बना पाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड from simple inorganic substances like water and carbon dioxide. They are dependent on other organisms for food। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म हैव टू ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईट करता है, मतलब खाता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। ऑल एनिमल्स एंड सम बैक्टीरिया एंड फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक। तो जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगाई, इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। और ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। मतलब जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाते, सिंथेसाइज नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयर आर 3 ways in which heterotrophic organisms obtain their food। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के हैं। आपका पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और रॉटन ब्रेड्स एसेट्रा। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से, चाहे वो डेड प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर रॉटन ब्रेड हो, सड़ी हुई ब्रेड हो। फंगाई एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड बाय सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फंगाई और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं, सेप्रोफाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ऑफ एनिमल बॉडीज एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक रॉटन ब्रेड। तो सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर रॉटन ब्रेड हो। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज होस्ट विदाउट किलिंग इट। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट कहाँ से ड्राइव करता है, बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, पर वो उस ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है और उसको उसके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता रहता है। द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे से न्यूट्रिएंट लेता है उसको क्या बोलते हैं, हम पैरासाइट बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी सप्लाइड फूड टू पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट। और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं
पैरासाइट को, तो उसको क्या बोलते हैं हम? होस्ट बोलते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फ्यू फंगाई, सम बैक्टीरिया, सम प्लांट लाइक कस्कटा, राउंडवॉर्म्स एंड प्लाज्मोडियम। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ फाइंड होता है? आपके कुछ फंगाई में, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जैसे कस्कटा, जिसको आप अमरबेल भी बोलते हैं, राउंडवॉर्म्स और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू द सेल ऑफ द बॉडी। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो लिविंग बीइंग है वो क्या करता है? सॉलिड फूड इनटेक करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। जब ये सॉलिड फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इससे क्या निकलते हैं? न्यूट्रिएंट निकलते हैं। न्यूट्रिएंट को हमारे सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब पार्ट होता है फूड का, वो हमारी बॉडी थ्रो आउट कर देती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। मोस्ट एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, कैटल, टाइगर, lion, humans, unicellular organisms like amoeba have holozoic mode of nutrition। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक होता है। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग क्लोरोफिल। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फूड बना पाते हैं ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नेसेसरी फैक्टर है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टार्स चेक करते हैं। लीव्स का मतलब एक सैंपल लेंगे, उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार चेक करेंगे, जो क्या बताएगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस हुई है। अब स्टार्स की प्रेजेंस क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो जितना भी अपना फूड बनाते हैं वो तुरंत यूज़ नहीं करते हैं। कुछ फूड उनका स्टोर रहता है उनकी लीव्स में और स्टेम में और अदर पार्ट्स में, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये स्टार्स की प्रेजेंस चेक करने से हमें पता लग जाएगा कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है। तो जो हम प्लांट सिलेक्ट करने वाले हैं वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डी स्टार्च करना पड़ेगा। तो डी स्टार्च मतलब जो उसमें स्टोर्ड स्टार्च है वो उसको यूटिलाइज कर ले प्लांट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको 3 दिन तक डार्क रूम में रखते हैं, जिससे क्या होगा? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं हो पाएगी, जिससे वो नया स्टार्च नहीं बना पाएगा और इतने दिन में वो पुराना स्टार्च अपना यूज़ कर लेगा और डी स्टार्च हो जाएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी लीफ पे क्या करते हैं अपन? उसका कुछ पार्ट एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि जो सनलाइट रहेगी वो उस तक नहीं पहुँच पाएगी, उस सरफेस तक जो सरफेस ढका हुआ है। जिससे क्या होगा? जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा और वहाँ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। उसको 1-2 दिन के लिए हम कहाँ रखेंगे? सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे। जिससे क्या होगा? जो आपका कवर पार्ट है उस तक क्या होगा? सनलाइट नहीं पहुंचेगी, पर जो आपका अनकवर पार्ट है उस तक सनलाइट पहुंचेगी। फिर उसको हम डिटैच कर लेंगे उस लीफ को, ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे? एल्कोहल में बॉईल करेंगे। एल्कोहल सॉल्यूशन में क्या करेंगे? उसको बॉईल करेंगे। ये एल्कोहल सॉल्यूशन में इसलिए बॉईल करते हैं ताकि जो आपका क्लोरोफिल है वो रिमूव हो पाए। अगर क्लोरोफिल रिमूव नहीं होगा तो जो आप स्टार्च का टेस्ट करोगे वो उसमें कलर नहीं देगा। तो फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? इसको बॉईल करते हैं ताकि क्लोरोफिल क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। क्लोरोफिल रिमूव होने के बाद वो कैसा हो जाएगा? आपका कलरलेस हो जाएगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से उस पर क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में अपन क्या करते हैं? जो डिटैच हुआ पार्ट है आपका उस पर अपन क्या करेंगे? एक ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो इसमें दो कलर देखने को मिल रहे हैं। एक आपका ब्लू ब्लैक कलर है और ये आपका एक कलरलेस सॉल्यूशन है। तो जो आपका ब्लू ब्लैक कलर है वो क्या बता रहा है? आपका प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बता रहा है। पर जो आपका मिडिल पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है आपका, वहाँ पे आपको क्या
ये देखने को नहीं मिलेगा, ये ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या बता रहा है कि वहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो आपका कवर पार्ट रहा है उस तक सनलाइट नहीं पहुंची है, जिसके कारण क्या हुआ है, वहाँ पे स्टार्स की प्रेजेंस नहीं पाई गई है, मतलब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उस पार्ट में नहीं हुई है। बाकी जो आपका अनकवर्ड पार्ट था वहाँ ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है, मतलब वहाँ पे स्टार्च स्टोर्ड है, मतलब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उस पार्ट में टेक प्लेस हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नेसेसरी फैक्टर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्लांट सेलेक्ट करेंगे, उसके लीफ के कुछ पार्ट को हम एक्सपोजर में रखेंगे, बाकी पार्ट को हमें कवर करके रखना है एक बीकर में, ठीक है, टाइटली कवर करके रखेंगे। और उस बीकर में क्या रहेगा, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रहेगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करेगा, जो इस लीफ के आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इस रीजन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी, ठीक है। और जो आपका बाहर का रीजन है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नहीं है। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इस अंदर वाले पार्ट से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर हम कुछ एक दिन बाद इसको क्या करेंगे, डिटैच कर लेंगे, ठीक है। इसके क्लोरोफिल को रिमूव कर लेंगे, इसको अल्कोहल में बॉईल करने के बाद फिर ये कलरलेस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से इस पर आयोडीन सॉल्यूशंस की कुछ बूंदें डालेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अपर पार्ट है, मतलब जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल थी, वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया है, पर जो लोअर पार्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो कलरलेस है। तो ये कलरलेस पार्ट क्या बता रहा है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं हुई है, पर जो अपर पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हुई है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो अपर पार्ट था वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल थी, तो वहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुई है। पर जो लोअर पार्ट था वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई, जिसके कारण वहाँ पे स्टार्च नहीं पाया गया। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फैक्टर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, वेरीगेटेड लीफ का यूज़ करने वाले हैं। वेरीगेटेड लीफ कौन सी होती हैं, वो ऐसी लीव्स होती हैं जिसपे क्या होता है, कम्प्लीटली ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वाइट या येलो स्पॉट्स मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे कम्प्लीटली ग्रीन स्पॉट नहीं मिलते हैं। अब ये कम्प्लीटली ग्रीन स्पॉट नहीं होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है वहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंस होती है, बाकी जो वाइट पार्ट है या फिर येलो पार्ट है वहाँ पे क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो आपका वाइट पार्ट है यहाँ पे क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है, पर जो आपका जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे, हम स्टार्च का प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे आयोडीन की मदद से। तो आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स हम आयोडीन ड्रॉपर्स से इसमें डालेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इसका ग्रीन पार्ट था उसमें क्या देखने को मिला है, हमने ब्लू ब्लैक कलर नोटिस करने को मिला है, पर जो आपका नॉन ग्रीन पार्ट था उस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है कलर में, तो मतलब कोई भी कलर पाया नहीं गया। तो वो क्या बता रहा है आपका कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल का प्रेजेंस था वहाँ पे स्टार्च आपका बना है, पर जहाँ जहाँ क्लोरोफिल का प्रेजेंस नहीं था वहाँ पे स्टार्च नहीं बना है। तो मतलब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लोरोफिल जिस पार्ट में नहीं रहेगा तो वहाँ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाउ डज प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा और स्ट्रोमा। फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को क्या बोलते हैं आप, स्टोमेटा बोलते हो या स्ट्रोमा बोलते हो। इन्हीं के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचती है, जिससे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो पाए। द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स ऑफ प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। ईच स्टोमल पोर्स इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है।
तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैसे एंटर होती है, इन स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है। इन स्टोमेटा में क्या होता है, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। When water flows into the guard cell, they swell up and become curved and causes the pores to open. तो ये गार्ड सेल्स कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, इसमें वाटर का मूवमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब वाटर इनके अंदर फ्लो होता है तो ये फूल जाते हैं और कर्व ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये ओपन हो जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर हो सके। ऑन द अदर हैंड, द गार्ड सेल लूज वाटर, दे श्रिंक एंड बिकम स्ट्रेट एंड क्लोज द स्टोमल पोर। तो जब ये वाटर लूज करते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, जो इनकी ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम सेल ऑफ द प्लांट थ्रू ओपन स्टोमल पोर्स। और इन्हीं के कारण क्या होता है, वाटर लूज होता है, वो मतलब वो वाटर एक्सेस वाटर भी लूज कर पाते हैं स्टोमेटल पोर के कारण। सो व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड want to conserve water, the stomatal pore are closed। तो जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं चाहिए पड़ती है तो ये क्लोज ही होता है, ताकि वाटर लूज ना हो पाए, एक्सेस वाटर वो लूज ना कर पाए। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज प्लांट ऑब्टेन वाटर। Plants take water and minerals nutrient from the soil through roots and transport it to the leaves through a vascular tissue called xylem. The xylem forms a continuous network of channels that connect roots to leaves through stems and branches, thus transport water and nutrient to the entire plants. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर और मिनरल्स कहाँ से हो पाता है, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, आपके जाइलम होते हैं। जो वस्कुलर टिश्यू हैं उनका रोल क्या होता है, वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से लीफ तक, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपकी अपर एपिडर्मिस है और जो आपकी लोअर एपिडर्मिस है, इनके बीच में ये जितना भी पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोसिंथेटिक टिश्यू या फिर मेसोफिल बोलते हैं। इन मेसोफिल के ही अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन टेक प्लेस होती है। इसी के नीचे आप लोग देख सकते हो ये स्पॉन्जी लेयर है, इस स्पॉन्जी लेयर के नीचे आपको ये गार्ड सेल देखने को मिल जाएंगे। ये क्या कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्टोमेटा में पाए जाते हैं। इन गार्ड सेल्स की ओपनिंग क्लोजिंग से क्या होता है, एयर का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर स्पेस होती हैं, जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Chloroplasts are cell organelles where the process of photosynthesis take place. They are present inside the photosynthetic cell or mesophyll of the cell of the green leaves and other green part of the plant. तो क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक या फिर मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट के ग्रीन लीव्स या फिर अदर ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं। Chloroplasts are disc-like structures present inside the mesophyll cell below the upper epidermis layer। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में। Chloroplasts are located in the palisade tissue between the upper epidermis and spongy layer। तो जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं वो आपके अपर एपिडर्मिस और स्पॉन्जी लेयर के बीच में पाए जाते हैं, वहीं पे आपको पैलिसेड टिश्यू भी पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस क्लोरोप्लास्ट थ्रू गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, आपकी गार्ड सेल्स के जरिए आती है। व्हेन रीचेस द क्लोरोप्लास्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वाटर रीचेस द क्लोरोप्लास्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हियर जाइलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और वाटर कहाँ से आता है, आपका जाइलम के थ्रू आता है, जो इसमें क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लोरोफिल यहाँ पहले से ही अवेलेबल है, तो इन सब का यूज़ करके क्या बनाता है, वो फूड बना लेता है। तो ये हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट का सेकंड लेक्चर था। इसका थर्ड लेक्चर बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद।